हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी प्यारी सी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश के प्रोनाउन प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 10 में हम लोग पहुंच चुके हैं। आज की हम लोगों की प्रोनाउन की प्रैक्टिस नंबर 10 और एक्सरसाइज नंबर 10 हम लोग करने वाले हैं। तो टोटल ध्यान रखिएगा, हम लोग अब प्रोनाउन के लमसम उस लेवल तक आ चुके हैं कि प्रोनाउन से जुड़े हुए बहुत कम डाउट्स अब हम लोगों के पास रहने वाले हैं। और यदि कुछ डाउट्स होंगे तो वो भी मैं आपको देखकर बता दूंगा कि हाँ यहाँ पर कोई पॉइंट छूट गया है। पिछले क्लास की तरह आज क्लास में भी आपको 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं। 15 क्वेश्चन से एक बार मैं इसको स्टडी कर देता हूँ, पढ़ देता हूँ। दिस इज वन ऑफ द गर्ल्स हु हैज स्टोलन एग्स। नंबर सेकेंड, इट इज मी हु एम स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक, दैट इज one of the interesting books that has appeared this year. This is the only one of his stories that are worth reading. It is I who is answering the question. The baby which is sitting in the corner reads in my class. She who walks in the evening gets energy. The sun whom rays give life to earth is a source of energy. This is the same toy which I gave you. Uneasy lies the head which wears the crown. All which glitters is not silver. Man is the only animal which can use his intelligence. That is the best which you can do. The girl and her cat who had entered my house were locked. Number 15, I have read Milton's poems who was a romantic poet. और 15 क्वेश्चन है। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर हम लोग चले जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द गर्ल्स हु हैज स्टोलन एग्स। अब यहां ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में रिलेटिव प्रोनाउन का कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट देखते हैं। जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में के बीच में या कहीं पर रिलेटिव प्रोनाउन नजर आए, कौन सा प्रोनाउन नजर आए? रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट तुरंत बाद यदि कोई वर्ब रखा गया है, ध्यान रखिएगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आपको या तो कोई नाउन या कोई प्रोनाउन आपको नजर आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। और इस नाउन या प्रोनाउन का क्वालिटी ट्रांसफर होता है रिलेटिव प्रोनाउन में। उस रिलेटिव प्रोनाउन में क्वालिटी किसका आता है? तो उसके पहले आ रहे नाउन या प्रोनाउन को, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन उसी नाउन या प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसा नाउन या प्रोनाउन वैसा रिलेटिव प्रोनाउन, और जैसा रिलेटिव प्रोनाउन उसके अकॉर्डिंग लगने वाला क्या होगा? वर्ड यूज होगा। अब यहां देखते हैं, लिखा गया है दिस इज वन ऑफ द गर्ल्स हु हैज स्टोलन एग्स। अब यहां पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके पहले गर्ल्स है। अब हमें मालूम होना चाहिए कि गर्ल्स प्लुरल है, गर्ल्स इज अ प्लुरल नाउन। अब नाउन प्लुरल है तो इसके जगह पे आने वाला या इसको रिप्रेजेंट करने वाला हम लोगों का रिलेटिव प्रोनाउन हु भी क्या होगा? प्लुरल। अब हु प्लुरल है तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा? प्लुरल। जिस वजह से यहां पर हैज कटेगा और हम लोग किसका यूज कर देते हैं? यहां पर हैव का यूज करते हैं। तो आंसर बनता है दिस इज वन ऑफ द गर्ल्स हु हैव स्टोलन एग्स। फिर से समझिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन मौजूद है, उसी नाउन या प्रोनाउन का क्वालिटी ट्रांसफर होता है या नेचर ट्रांसफर होता है, या जो भी कहिए रिप्रेजेंट करने वाला जो वर्ड आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, वह उस नाउन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ का नाउन तो गर्ल्स प्लुरल है, तो हु भी क्या होगा? प्लुरल। और हु प्लुरल है तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा? प्लुरल, क्योंकि यहां से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इसका सब्जेक्ट हु है। अब हु प्लुरल यानी सब्जेक्ट प्लुरल यानी कि वर्ब प्लुरल, तो दैट्स व्हाई यहां पर हैज नहीं होगा। वी हैव टू पुट अ प्लुरल वर्ब एंड दैट इज हैव। आगे आते हैं। इट इज मी हु एम स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक। कल भी आपको क्लास में बताया गया था कि इट इज के बाद या आपको सब्जेक्ट में इट वाज रहेगा, इसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही यूज करना है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन यहां पर मी नहीं आके क्या आएगा? आई। यहां पे अस नहीं आके हमें यू मिलेगा। यहां पर हिम नहीं आके इसके जगह पे किसका यूज होगा? ही का यूज होगा।
तो ये सारी बातें हैं। अब यहाँ देखते हैं, इट इज़ मी हु एम स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक, तो यहाँ से मी कट जाएगा और इसके जगह पर हमें क्या पुट करना पड़ेगा, यदि आपको लगाना है तो आई लगाइए। तो आंसर बनता है इट इज़ आई हु एम स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक, इट इज़ आई हु एम स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक। आगे आते हैं, दैट इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग बुक्स, दैट इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग बुक्स दैट हैज अपीयर्ड दिस ईयर। अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे दिख गया हमें दैट। अब दैट यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बुक्स को। अब बुक्स प्लुरल कहने का सेंस आया कि यहाँ का दैट जो सब्जेक्ट बन रहा है वो भी रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, प्लुरल। अब आपका सब्जेक्ट ही जब प्लुरल है तो हमें पता है अब अ प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लुरल वर्ब, नॉट अ सिंगुलर वर्ब इन एनी सिचुएशन। अब यहाँ पर से हैज कट के हमें क्या पुट करना पड़ेगा, हैव। तो आंसर बनेगा दैट इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग बुक्स दैट हैव अपीयर्ड दिस ईयर। बात समझे, इसलिए दैट को सिंगुलर समझने की गलती ना करें। जब रिलेटिव प्रोनाउन का यह काम कर जाता है तो दैट सिंगुलर भी हो सकते हैं और दैट प्लुरल भी हो सकते हैं। अब आगे आते हैं, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज दैट आर वर्थ रीडिंग। अब यहाँ पे कुछ ट्रिकी हैं, ट्रिकी को समझने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम तो देना पड़ेगा और थोड़ा ज़्यादा भी लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रिकी क्या है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको लग रहा है दैट इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरी, ओनली वन ऑफ द नहीं आएगा यहाँ पे, दैट दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज दैट आर वर्थ रीडिंग आएगा। अब यहाँ समझने वाला पॉइंट यह है, चलिए अब समझने वाला पॉइंट क्या है यहाँ पर, जब आपको वन ऑफ, फिर से एक मिनट, वन ऑफ के बाद चूंकि वहाँ यहाँ पर ऑफ सिलेक्शन शो करता है तो आने वाला नाउन निश्चित है कि प्लुरल ही होना चाहिए, या प्रोनाउन भी आएगा तो प्लुरल ही आएगा। इसके तुरंत बाद आपको रिलेटिव प्रोनाउन नजर आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस नाउन का क्वालिटी ट्रांसफर होता है रिलेटिव प्रोनाउन में और इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगा देते हैं, वर्ब लगाते हैं। लेकिन एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ वन के पहले द ओनली नजर आएगा, द ओनली नजर आएगा। जैसे यहाँ कह दिया गया है दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज दैट आर वर्थ रीडिंग। अब कहने का सेंस ये आया है कि मान लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं कि महादेव वर्मा करके कोई एक इंसान है, उन्होंने ढेर सारी स्टोरीज लिखी हैं, ढेर सारी स्टोरीज लिखी और आपने उनकी ढेर सारी स्टोरीज पढ़ी भी, यानी कि बहुत सारी आप लोगों ने पढ़ ली। अब उन्होंने लिखी तो बहुत सारी स्टोरीज, लेकिन आप यह कहते हैं आप यह कहते हैं कि उनकी जितनी भी स्टोरीज लिखी गई हैं उनमें से सिर्फ एक यही है, कहने के मतलब सिर्फ एक यही है जो वर्थ रीडिंग है, मतलब जिसको आप पढ़ सकते हैं, और जो कहानियां हैं उनमें ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं है। तो आप यह कहिएगा दिस इज द ओनली वन, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज डैट। अब वहां पर डैट जो है, अब यहाँ पे वन आपका हाईलाइट हो चुका है कि सिर्फ आप बात तो करें उनकी सारी किताबों का, लेकिन आपका फोकस किस पे है, सिर्फ एक किताब का, कि सिर्फ एक ही किताब वर्थ रीडिंग है और सारे से कोई मतलब, और जितनी भी किताबें उनसे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ कह दिया गया है दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज, वन ऑफ हिज स्टोरीज यदि सिर्फ रह जाता, वन ऑफ हिज स्टोरीज द ओनली नहीं रहता तब तो ठीक है, कहने के लिए उनकी बहुत सारी कहानियों में से एक है जो वर्थ रीडिंग है, मतलब सारी हैं, सारी वर्थ रीडिंग ही है, ध्यान रखिएगा, लेकिन फिलहाल एक यहाँ पर रखी गई है। लेकिन यहाँ पर द ओनली कहने के लिए उनकी जितनी कहानियां लिखी गई उनमें से एक ही किताब वर्थ रीडिंग है, तो फोकस किस पे आ चुका है, वर्थ रीडिंग पे आ चुका है। तो यहाँ समझने वाला पॉइंट ये आता है कि द ओनली क्या करता है, इस वन को एम्फेसाइज कर देता है, तो ये वर्थ रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। यह कौन सी किताब है, एक ही किताब है, और यदि यह एक ही किताब है, ध्यान रखिएगा, तो इस बार जो डैट है वह स्टोरीज के लिए नहीं आया है,
इस बार इस पॉइंट पे डैट जो है इस वन की तरफ गया है। थोड़ा डैट दूर जरूर है थोड़ा, लेकिन इतना समझिएगा कि डैट जो है इस वन के लिए द ओनली वन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर समझिएगा, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज दैट आर वर्थ रीडिंग। तो यहाँ पर जब आपको द वन के साथ द ओनली का सेंस मैच होता है तो डैट वहाँ स्टोरीज को रिप्रेजेंट ना करके इस वन को, मतलब उस एक किताब को, क्योंकि डैट का काम ही है हाईलाइट करना। डैट का काम क्या है? हाईलाइट करना। तो हाईलाइट इस बार क्या हो रहा है? उसकी ढेरों सारी कहानियां नहीं, हाईलाइट इस बार उनकी उन ढेरों सारी कहानियों में से एक को करना है जो कि वर्थ रीडिंग है। बात समझे? तो यानी यहां पर आर ना आगे क्या लगाना पड़ेगा? इज लगाना पड़ेगा। तो जब यहां पर आपको वन के पहले द ओनली लगाना पड़ेगा तो यहां वन की वजह से यहां पर आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ता है। किस वर्ब का यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, इसमें कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। अब आगे आते हैं, इट इज आई हु इज आंसरिंग द क्वेश्चन। अब इसमें आपको पहले से पता है कि हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो रिप्रेजेंट किसे कर रहा है? आई को, और आई का सारा गुण ट्रांसफर होगा हु में। अब क्या आई के साथ इज लग सकता है? तो नहीं। तो हु के साथ इज क्यों लगेगा? क्योंकि इस बार हु में क्वालिटी किसका आ चुका है? आई का। तो जिस वजह से आई के साथ यदि एम लगता है तो हु के साथ भी क्या लगेगा? एम। तो यहां से इज काटिए, एम लगाइए, तो आंसर बनता है इट इज आई हु एम आंसरिंग द क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, द बॉय विच इज सिटिंग इन द कॉर्नर रीड्स इन माई क्लास। अब वही बात हो गई कि विच का यूज हम लोग लिविंग के सेंस में नहीं करते हैं, हाँ करते हैं। उसका एक सिचुएशन है जब हम लोग सिलेक्शन करने का भाव दिखाते हैं, मतलब जब सिलेक्शन का एक्सप्रेशन देना हो तब, अदरवाइज कहीं पर भी विच का यूज लिविंग पर्सन के लिए तो नहीं आता है। तो यहाँ पर कोई सिलेक्शन तो है नहीं, जिस वजह से यहाँ पर विच का यूज ना करके हम लोग बॉय के लिए किसका यूज कर देंगे? हु का यूज करते हैं। द बॉय हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर रीड्स इन माई क्लास। क्लियर? आगे आते हैं, नंबर 7, सी हु वॉक इन द इवनिंग गेट्स एनर्जी। अब यहां समझते हैं, सी हु वॉक इन द इवनिंग गेट्स एनर्जी। अब यह जो रिलेटिव प्रोनाउन है हु, ये किसके लिए आया है? रिलेटिव प्रोनाउन हु इज रिप्रेजेंटिंग किसको? किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो सी को। सी सिंगुलर है तो हु भी सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम लोग वॉक वर्ब का यूज नहीं करते हैं, हम लोग इसे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। क्या चीज? वॉक्स। तो इस वॉक में फिलहाल एक ऐड होना चाहिए एस। तो आंसर बनता है सी हु वॉक्स इन द इवनिंग गेट्स एनर्जी। अब आते हैं नंबर 8, द सन whom rays give life to earth is a source of energy। मतलब सूर्य जिसकी रोशनी, मतलब जिनकी रोशनी गिव लाइफ टू अर्थ, अर्थ को लाइफ देती है, जीवन देती है, इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी का क्या है? वो सोर्स है। अब यहाँ समझना है आपको कि यह जो रेज है, ओके, यहाँ वर्ब का कोई टेंशन नहीं है, वर्ब ठीक है, वर्ब प्लुरल है, इसके लिए रेज आपका है, वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर गलती रिलेटिव प्रोनाउन में, एरर यहाँ पर है। वास्तव में ये सन जो है, ध्यान रखिएगा, इस सन का पोजीशन है किस पे? रेज पे। मतलब ऑनरशिप को यदि हम लोग देखें तो इस रेज पर ऑनरशिप यानी मालिकाना हक किसका है? मतलब पोजीशन किनका है? सन का है। तो यहाँ पर मुझे जो एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, वह रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए पोजीशन बताने वाला। किसका वाला? पोजीशन बताने के लिए। तो यहाँ पर हुम पोजीशन नहीं बताएगा, यहाँ पर हम लोग किसका यूज कर लेते हैं? हुज का यूज कर लेते हैं। किसका यूज करते हैं? हुज का। तो आंसर बनता है द सन हुज रेज गिव लाइफ टू अर्थ इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बात समझे? तो यहाँ पर कभी भी हम लोग हुम का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पोजीशन बताने का काम कर रहा है। हु सब्जेक्ट काम कर जाता है, हुम ऑब्जेक्ट का काम करता है, और पोजीशन बताने का काम हो तो हम लोगों के लिए कौन सा मौजूद है? हुज। चलिए ठीक है, आगे आते नंबर 9, दिस इज द सेम टॉय विच आई गेव यू। तो यहाँ पर टॉय नाउन के साथ इसके पहले एडजेक्टिव आ चुका है सेम, तब आ चुका है आर्टिकल। और इतना याद रखिए, और मैंने पहले भी बताया होगा कि नाउन के पहले एक एडजेक्टिव आ जाए और तब आपको रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना हो तो वन एंड ओनली आप एक ही यूज कर सकते हैं। क्या चीज? डैट।
नाउन के पहले जब एडजेक्टिव आ जाता है और तब आगे बात बढ़ाने के लिए जब हम लोग उस नाउन के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन की तलाश करते हैं तो उसमें एक ही आता है, क्या चीज़, क्योंकि मेंटेन और हाईलाइट करने का काम सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेटिव प्रोनाउन करता है और वह कौन सा है, डैट है। तो यहाँ पर आंसर बनता है दिस इज द सेम टॉय डैट आई गेव यू, यहाँ विच आई गेव यू नहीं होगा, आंसर होगा डैट आई गेव यू। आगे आते हैं, अनईजी लाइज द हेड विच वियर्स द क्राउन। इसका मीनिंग कुछ अलग आता है, ध्यान रखिएगा। इसका क्या है, एक प्रोवर्ब है, मतलब कहावत कहते हैं हम लोग, अनईजी लाइज द हेड। अनईजी मतलब आसान नहीं होता है, लाइज मतलब समझते हैं धारण करना या स्थापित करना, द हेड विच वियर्स द क्राउन, कहने का सेंस होता है कि वैसा सिर, ध्यान रखिएगा, जो क्राउन को क्या करता है, पहनता है, वह आसान नहीं होता है। अब कहने का सेंस ये हुआ कि वह पर्सन, ध्यान रखिएगा, जिसके ऊपर जिम्मेवारियां होती हैं, घर की जिम्मेवारी होती है, समाज की जिम्मेवारी होती है, स्टेट की जिम्मेवारी होती है, कह सकते हैं जैसे टीचर के रूप में किसी क्लास की जिम्मेवारी होती है, कंट्री के तौर पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मतलब अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, MLAs होते हैं, सबकी मतलब रिक्वायरमेंट होती हैं, सबकी जिम्मेवारियां होती हैं। सबका क्या है, वह आसान काम नहीं होता। जैसे कि एक टीचर के रूप में लिया जाए तो क्लास में अनेकों स्टूडेंट्स हैं, सबका माइंडसेट अलग अलग है, लेकिन एक टीचर की ये जिम्मेवारी बनती है कि वह सबको बैलेंस करके चलना है। और उस बैलेंस करने के दौरान देखा जाता है कि जब हम लोग सिलेबस पूरा करते हैं तो हमें इस बात का भी खासा ध्यान रखना है कि यदि किसी बच्चे में के माइंड में यदि डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कुछ क्वालिटी या कुछ नेचर छूट गया है, तो हमें उसको भी फील करना रहता है बिना उसको बताए। ये एक टीचर का कर्तव्य है, क्योंकि टीचर किसी व्यक्ति को सिर्फ सिलेबस नहीं पूरा कर सकता है, उसको एक कैरेक्टर देता है, उसको एक कैरेक्टर के रूप में ढालने का काम करता है, जिससे वह आने वाले समाज में या आने वाले टाइम में वह अपने आप को मजबूती से रिप्रेजेंट कर सके। ये हर एक टीचर का काम है, क्योंकि टीचर कहीं ना कहीं एक फ्यूचर को तैयार करता है। एक जो कह सकते हैं जो एक खाली दिमाग होता है, खाली पन्ना होता है, उस पर लिखने का काम करता है। और सबका कैरेक्टर अलग है, सबकी भाषाएं अलग हैं, सबका समझने का मेथड अलग है, तो एक टीचर को सबको बैलेंस करने का काम होता है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि टीचर के अलावा और किन्हीं का काम आसान है, लेकिन हर किसी का काम अपने जगह पे बेहद रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है। तो यहाँ कहने का सेंस है अनईजी लाइज द हेड विच वियर्स द क्राउन, मतलब जिसके सिर पर ताज होती है वो आसान तो नहीं होता, उसके ऊपर जिम्मेवारी बहुत होती है। आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर मुझे हेड को हाईलाइट करना है, तो यहाँ विच का यूज ना करके हम लोग किसका यूज करेंगे, डैट का। तो अनईजी लाइज द हेड डैट वियर्स द क्राउन। आगे आते हैं, ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड सिल्वर। सबसे पहले बात यह रही कि जब मैंने आपको बताया हुआ है कि यदि आपको ऑल रहे, नन रहे, सेम रहे, सम रहे, या नाउन के साथ कुछ एडजेक्टिव पहले आ रहा है, तो उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करते हैं, डैट का यूज करते हैं। तो यहाँ से विच को काटिए, आंसर क्या बनता है, डैट। तो आंसर हो गया ऑल डैट ग्लिटर्स इज नॉट सिल्वर, ऑल डैट ग्लिटर्स इज नॉट सिल्वर। नंबर 12 में आ जाते हैं। इसमें कहा गया कि मैन इज द ओनली एनिमल विच कैन यूज हिज इंटेलिजेंस, मतलब मैन एक ऐसा एनिमल है, एनिमल कहने के लिए पृथ्वी पर हम लोग सब एक क्रिएचर के तौर पे ही काम कर रहे हैं, तो मैन इज द ओनली एनिमल विच कैन यूज हिज इंटेलिजेंस, मतलब जितने भी क्रिएचर हैं, एनिमल है इस अर्थ पे, उनमें से मैन ही एक ऐसा इंसान मतलब क्रिएचर है या एनिमल होता है जो अपने इंटेलिजेंस का यूज कर सकता है, अपनी इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का यूज कर रहा है बखूबी, और करना भी चाहिए, हर एक इंसान को करना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन विच आया हुआ है, इसके पहले एनिमल नाउन और इनके पहले एक एडजेक्टिव आ चुका है ओनली, और मैंने अभी तुरंत बताया है कि नाउन के पहले जब एडजेक्टिव हो तो यहाँ पर एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए जो एनिमल के साथ यहाँ के एडजेक्टिव को भी मेंटेन करे, और मेंटेन करने के लिए विच नहीं है, मेंटेन करने के लिए कौन आता है, डैट आता है।
तो आंसर बन रहा है कि मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन यूज हिज इंटेलिजेंस। आगे आते हैं, दिस इज द बेस्ट विच यू कैन डू, मतलब दिस इज द बेस्ट, ये सबसे बेहतरीन है। अब जब सबसे बेहतरीन है, बेस्ट ध्यान रखेगा, तो निश्चित बात है कि मतलब ये सर्टेन हो गई, फिक्स हो गया, कहा गया दिस इज द बेस्ट। तो बेस्ट कहने का मतलब जब वो बेस्ट हो गया तो उसको हाईलाइट करोगे ना, दिस इज द बेस्ट। तो हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखिएगा, एक और बात नोट कीजिए कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा हो, रिलेटिव प्रोनाउन, और उससे पहले सुपरलेटिव डिग्री हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यहाँ पर एक ही आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज, दैट आ सकता है। कहने का सेंस आया सुपरलेटिव डिग्री के बाद वन एंड ओनली रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग सिर्फ दैट का यूज करते हैं, उसके बाद किसी का यूज नहीं करते, क्योंकि दैट कहीं ना कहीं पिन पॉइंट करता है, हाईलाइट करता है, मेंटेन करता है। और जब यहाँ कहा जा रहा है कि दिस इज द बेस्ट, तो यहाँ विच नहीं, यहाँ पर दैट बनता है। तो दिस इज द बेस्ट दैट यू कैन डू, बात समझे। तो यहाँ पर विच को क्रॉस करेंगे हम लोग और इसके जगह पर आंसर हम लोग बैठाते हैं दैट को। लास्ट के 2 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, आगे आते हैं। द गर्ल एंड हर कैट, द गर्ल एंड हर कैट हु हैड एंटर्ड माई हाउस वर लॉक्ड। अब यहाँ समझते हैं, यहाँ हु आया है रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन हु से पहले यदि आप सही से देखें तो यहाँ पर कैट रखा हुआ एनिमल। क्या एनिमल के लिए हम लोग यहाँ पर कभी भी एनिमल के लिए हम लोग हु का यूज नहीं करते हैं, हु रिजर्व है किसके लिए, तो सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए। तो रही बात हम लोग कहते क्या करें, लेकिन इसमें एक और ट्रिक है, यहाँ पर कैट के साथ हर है, ओके, तो कह सकते हैं नाउन के साथ एडजेक्टिव भी है। तो आप कहेगा ठीक है सर, जब नाउन के साथ एडजेक्टिव है तो हम लोग हु का तो यूज कर नहीं सकते, हम लोग डैट की तरफ चले जाते। ठीक है, आप डैट की तरफ चले जाइए, आंसर क्लिक हो भी जाएगा और आंसर सही भी है। लेकिन इसमें एक और चीज है, कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कैट है जिसके साथ एडजेक्टिव है, एंड यहाँ पे कंजंक्शन है, इसके पहले गर्ल है, यानी यहाँ पर जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, यह सिर्फ कैट के लिए नहीं आने वाला है, यह गर्ल के साथ कैट के लिए भी आएगा। तो अभी तक जो हम लोग सोच रहे थे, ठीक है कैट है उसके साथ एनिमल है, तो उसके लिए शायद विच आ जाता, लेकिन यहाँ पर मेंटेन करने का भी काम करना है क्योंकि एडजेक्टिव भी है, तो हम लोग विच को छोड़कर किसकी तरफ चले जाते हैं, डैट की तरफ। बिल्कुल सही होता, चले जाते, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट अधूरा रहता क्योंकि यहाँ पर एनिमल के साथ कंजंक्शन के तौर पे एक पर्सन भी जुड़ा हुआ है। तो आप जो सोच रहे थे कि नहीं सिर्फ यहाँ पर पर्सन के लिए आएगा, सॉरी एनिमल के लिए आएगा, तो वो तो गलत सोच रहे थे। आपको पूरा सोचना चाहिए, आंसर सही क्लिक हो जाए ये अच्छी बात नहीं है, सही क्लिक करने का प्रोसेस सही होना चाहिए, आगे आपको काम देगा, समझा कीजिए। तो कहने का सेंस यहाँ एक बात और नोट कर लीजिए, जब आपको यहाँ पर एक पर्सन का रिलेटिव प्रोनाउन मौजूद हो एंड के साथ और एक एनिमल हो, चाहे वो आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, ये यहाँ या ये यहाँ भी दिख सकता है, तो यहाँ पे फिर वही बात रही, वन एंड ओनली हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन किसका यूज करेंगे, डैट का यूज करेंगे। तो द गर्ल एंड हर कैट हु हैड एंटर्ड माई हाउस वर लॉक्ड, यहाँ हु नहीं, यहाँ पर आंसर किसका क्लिक करेंगे, डैट। तो आंसर बन गया द गर्ल एंड हर कैट दैट हैड एंटर्ड माई हाउस वर लॉक्ड, नॉट हु लॉक्ड, वही चीज आ गया। नंबर 15, आई हैव रेड मिल्टन्स पोएम्स हु वाज अ रोमांटिक पोएट। अब यहाँ पर हो सकता है सर यहाँ पे हु के पहले पोएम्स है और पोएम्स इज अ नॉन लिविंग थिंग, अब प्लुरल है, तो हम लोग कोशिश यहाँ करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आपके माइंड में आ सकता है सर यहाँ पर हु तो जो है ये पोएम्स है, ठीक है, पोएम्स नॉन लिविंग है, तो इसके लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, विच, क्या लगा सकते हैं, विच। फिर आपका दिमाग आएगा सर यदि पोएम्स प्लुरल है तो यहाँ पर हु तो करके ठीक है, उसे कैंसिल करके हम लोग विच की तरफ चले गए। फिर यहाँ सर वाज को कट करके क्यों ना वर कर दें, यानी कि आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर दो एरर कर दें, ऐसा करना नहीं है, आपको एक ही सेंटेंस में रखना है। अब यहाँ पर क्या ट्रिक है वो समझिए, जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो पॉसिबल है नहीं। यहाँ पर आपको देखना है आई हैव रेड मिल्टन्स पोएम्स हु वाज अ रोमांटिक पोएट। अब यहाँ पर रोमांटिक पोएट, तो रोमांटिक पोएट क्या कभी पोएम्स हो सकता है? यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया है
वाज अ रोमांटिक पोएट। आप यदि यहाँ पर पोएम्स रखना चाह रहे हैं और आप कहते हैं कि पोएम्स के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे हम लोग रखेंगे, तो आगे की जो बात होगी वो पोएम्स को लेकर होगी, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली इस बात मतलब रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, जब नाउन लास्ट हो रहा था तो उसकी बात को आगे बढ़ाता है। रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन के लिए आता है उसी के बात को आगे बढ़ाता है। और आप सोच रहे हैं कि इसको सही कर दें और पोएम्स के लिए एक नॉन लिविंग वाला हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन लेकर आए, तो आप एक तरह से कहेंगे कि पोएम्स जो है वो रोमांटिक पोएट है। क्या पोएम्स कभी रोमांटिक पोएट हो सकता है? कहेगा नहीं सर, ये तो पोएम्स रोमांटिक पोएट हो ही नहीं सकता है। आना तो यहाँ पर्सन है, इतना कन्फर्म है, क्योंकि आगे की बात किसी पर्सन के लिए रखी गई है। किसके लिए रखी गई है? पर्सन के लिए रखी गई। तो अब ऐसे में क्या करना है, गलती यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सब सही है। हमें इस बार यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है इसी नाउन को लेकर। जो मिल्टन्स पोएम्स लिखा हुआ है ध्यान रखेगा, जैसे हम लोग लिख देते हैं राम्स, सपोज करते हैं कि राम्स पोएम्स। इसी को दूसरे तरीके से लिखने का तरीका है, आप लिख सकते हैं द पोएम्स ऑफ राम, द पोएम्स ऑफ राम। राम्स पोएम्स लिखें या आप लोग लिखें द पोएम्स ऑफ राम। हम लोग देखते हैं ना कि जब लिविंग का कभी पोजीशन बताना हो तो दो तरीका होता है, एक अपोस्ट्रोफे का यूज कर लेते हैं और एक ऑफ का यूज कर लेते हैं। तो दोनों का अलग अलग यूज है, ध्यान रखेगा। अपोस्ट्रोफे एस का भी यूज कर सकते हैं और ऑफ का भी यूज करते हैं, जैसे राम की किताब तो राम्स बुक और द बुक ऑफ राम भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों का सिचुएशन अलग हो सकता है। अब जैसे ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है मिल्टन्स पोएम्स, लेकिन मुझे बाद में पोएम्स चाहिए नहीं, मुझे बाद में क्या चाहिए, मिल्टन चाहिए। तो ये क्या सही हो सकता है? कहने का सेंस हुआ कि यदि मुझे पोएम से जुड़ा हुआ आगे बात करना था तो मैं लिखूंगा राम्स पोएम्स, लेकिन मुझे आगे की बात राम को लेकर लिखना है तो फिर मैं ये कैंसिल करूंगा ना, मैं क्या लिखूंगा, द पोएम्स ऑफ राम। तो कहने का सेंस है जिसकी बात मैं आगे बढ़ा रहा हूं उसी को मैं नजदीक रखूंगा। यदि मुझे पोएम्स के बारे में बोलना रहता तो पोएम्स रखते हैं, लेकिन मुझे इस बार बोलना है राम के बारे में, यानी मिल्टन के बारे में, कि मिल्टन वाज अ ग्रेट पोएट, यहाँ वाज अ रोमांटिक पोएट। तो मिल्टन मुझे बाद में चाहिए, पोएम्स पीछे करो। तो यहां पर जो हमें लिखा गया है मिल्टन्स पोएट्स, तो इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे द पोएट्स ऑफ मिल्टन। सॉरी पोएट्स है, पोएम्स है, सॉरी POEMS, पोएम्स ऑफ मिल्टन। तो यहाँ पर करेंगे आई हैव रेड और यहाँ मिल्टन्स पोएम्स को हटाइए, आंसर लिखते हैं द पोएम्स ऑफ मिल्टन, द पोएम्स ऑफ मिल्टन। अब आंसर देखते हैं, आई हैव रेड द पोएम ऑफ मिल्टन हु वाज अ रोमांटिक पोएट। अब देखिए बिल्कुल सही हो गया, यहाँ हु के पहले मिल्टन पर्सन है, पर्सन की वजह से यहाँ पर हु को आना ही है, और मिल्टन सिंगुलर, हु सिंगुलर, रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर होने की वजह से वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, और पोएट कौन है, मिल्टन ही है, और पोएम्स पीछे चला गया। तो पोजीशन बताने के लिए अपोस्ट्रोफे एस और ऑफ का यूज दोनों कर सकते हैं लिविंग के सेंस में, लेकिन दोनों का कंडीशन भी होना चाहिए। तो यहीं पे इंसान फंसता है, उसको लगता है ठीक है दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों तरीका चलता नहीं है, जिसकी प्रायोरिटी है उसका काम है। तो आंसर बना हम लोगों का आई हैव रेड द पोएम्स ऑफ मिल्टन हु वाज अ रोमांटिक पोएट। बात खत्म हुई। एक्सरसाइज नंबर 10 हम लोगों की समाप्त होते हैं। प्रोनाउन की प्रैक्टिस समाप्त नहीं हुई है, प्रैक्टिस अभी चलेगी, लंबा प्रैक्टिस करना है, एक भी कोशिश करना है कि पॉइंट्स छूटे ना प्रैक्टिस को लेकर, उन सारी बातों को ध्यान रखना है। तब तक के लिए अपने सेहत का ख्याल रखें, सबसे ज़्यादा अपने सेहत का ख्याल रखें। ठंड का मौसम इंडिया में प्रवेश कर चुका है, शुरुआत हो चुकी है, तो अपने शरीर पर गर्म कपड़ों का धारण करें, ध्यान रखेगा। सेहत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें, मैं हर बार कहता हूँ सेहत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। अपने आस पड़ोस के लोगों का भी ख्याल रखें। और कल चिल्ड्रंस डे है, मतलब बच्चों के लिए शुभ अवसर का दिन है, तो बच्चों की ज़्यादातर गलतियों को माफ़ करें, ज़्यादा कुछ